नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 के हिंदी साहित्य के पाठ 3 हिमालय की बेटियां इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम श्री नागार्जुन जी है। आइए सबसे पहले हम श्री नागार्जुन जी के बारे में जानें। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की थीं तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में हुई। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। इनको यात्री नागार्जुन के नाम से ही पुकारते हैं। इनको यात्रा करने की वजह से बहुत ज़्यादा यात्रा की है इन्होंने, इसीलिए इनका जो उपनाम है यात्री नागार्जुन भी पढ़ा। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जो इनकी रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं, जैसे कि मोर ना होगा उल्लू होंगे, प्रेत का बयान, उषा की लाली, चमत्कार, विज्ञान सुंदरी, हिमालय की बेटियां आदि। आइए श्री नागार्जुन द्वारा लिखित हिमालय की बेटियां पाठ को हम पढ़ते हैं। इस पाठ में कवि ने जो नदियां हैं या प्राकृतिक रूप है नदियों का, उसको मानवीकरण करके उसका जो रूप प्रस्तुत किया है, उसका मानवीकरण किया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब सभ्य, एक अच्छी महिला की भांति, भांति मतलब की तरह वे प्रतीत होती थी, लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर, श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जब हम लोग भी नदियों को देखते हैं तो अभी यहाँ पर जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि नदियों को अभी तक मैंने कहाँ देखा था, दूर से देखा था। जैसे कि हम लोग दूर से देखते हैं नदियों को, जो धरती पर समतल भूमि पर होती हैं, और वे कैसी होती हैं, बड़ी गंभीर होती हैं, शांत होती हैं और अपने आप में खोई हुई होती हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मैंने अभी तक उनको दूर से देखा था और उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैंने हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो कुछ और ही रूप सामने था। मतलब कि जैसे ही जो लेखक हैं हिमालय के चोटी पर थे, तब उन्होंने वहाँ से, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति जो है वो हिमालय से ही हुई है, तो जब उन्होंने वहाँ से, जहाँ उत्पत्ति स्थान है वहाँ से जब देखा तो उन्हें इसका और ही रूप दिखाई दिया नदियों का। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। क्योंकि जब नदियाँ अपनी उत्पत्ति स्थान से जब निकलती हैं तो उस जगह उनका जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित क्षेत्र होता है, बहुत संकुचित अवस्था में होती हैं वो। लेकिन जैसे ही वे वहाँ से आगे बढ़ती हैं तो उनका जो विस्तार होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हो जाता है। तो लेखक भी यहाँ पर यही बता रहे हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जिस समय जब नदियाँ हिमालय से निकल रही होती हैं तो वो बहुत उछल कर निकलती हैं, खिलखिलाती हुई होती हैं। लेकिन जैसे ही ये नदियाँ क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में आ जाती हैं तो उनका ये उल्लास जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसी चीज़ को, इसी भाव को यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर लिखा है कि मैदान में जाकर वह सब कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब जिज्ञासा अपने मन में कि ऐसे क्या हुआ होगा, ऐसे इस तरीके से जो जिज्ञासा होती है उसमें
कौतूहल और विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं होता जितना मुझे इन नदियों को देखकर आश्चर्य हो रहा है, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बेटियां यहाँ पर नदियों को कहा गया है, मैंने बताया जैसे कि मानवीकरण किया गया है, यहाँ पर नदियों को एक बेटियों की तरह प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। तो उनकी बाल लीलाएं मतलब बचपन की जो क्रीड़ाएं होती हैं, बचपन का जो खेल होता है, तो उसको देखकर जितना जिज्ञासा लेखक के मन में हो रही है, इतनी जिज्ञासा तो एक कली को देखकर भी नहीं हुई, या किसी और को भी, लड़की को भी देखकर नहीं हुई, जितनी जिज्ञासा उसको नदी को देखकर हो रही है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये नदी जो हिमालय से निकली हैं, तो ये कहाँ भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है, इन नदियों का जो लक्ष्य है वो क्या है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। ऐसे कि हर चीज़ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि नदियों का लक्ष्य क्या है जो ये भागी जा रही हैं और ये इतनी बेचैन क्यों हैं। अपने महान पिता की विराट प्रेम को भी पाकर, मतलब कि यहाँ पर पिता किसे कहा गया है, यहाँ पर हिमालय को पिता कहा गया है। तो हिमालय क्योंकि बहुत विराट है, बहुत बड़े हैं, तो हिमालय की जो विराट प्रेम है उसको पाकर भी इनका हृदय अतृप्त मतलब तृप्त नहीं हुआ है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, जो इनको तृप्त कर सकेगा, ऐसा कौन होगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ये लीला करती हैं वो किस जगह लीला करती हैं, तो कहाँ कहाँ लीलाएँ करती हैं, कहाँ कहाँ खेलती हैं ये नदियाँ। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ मतलब बर्फ़ की पहाड़ियाँ, और जली मतलब जल की जो जल से भरी हुई पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी पहाड़ियाँ हैं। बंधुर आदित्यकाएँ, आदित्यकाएँ मतलब पहाड़ के ऊपर का जो ऊपरी भाग होता है, जो समतल होता है मतलब इक्वल होता है, वो आदित्यकाएँ कहलाता है। ठीक है, तो वह पहाड़ के ऊपर का समतल भाग। और क्या, उपत्यकाएँ मतलब चोटियाँ, पहाड़ों की चोटियाँ। ये सारी जो हैं ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये नदियाँ क्या करती हैं, लीला करती हैं, और ये सारी जगहें इनका लीला निकेतन यानी लीलाओं का घर कहलाता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जानकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब ये जो नदियां हैं खेलते खेलते कहाँ निकल गई, दूर निकल जाती हैं। तो जो और कहाँ से निकलती हैं, ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल, ये सब जंगलों से होकर निकलती हैं। और वहाँ पर इनको याद आता होगा कि हाँ हम यहाँ पर आ गए हैं। और उधर उनका जो हिमालय, उनके जो बूढ़े हिमालय पिता हैं, वे नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनते होंगे, मतलब कि वो कहाँ गई। ये उनकी बेटियां हैं और इनको पता ही नहीं है कि खेल खेल में कहाँ निकल आई हैं। वे कितना सिर धुनते होंगे। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट की जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनसे जाकर पूछना पड़ेगा कि जो उत्तर में हिमालय हैं, तो उत्तर में जो विराट मौन के सिवाय मतलब वो चुप बैठे हुए हैं, उनके पास और रखा ही क्या है, क्योंकि उनकी बेटियां उनसे दूर चली गई हैं, तो वो अब चुप बैठे हुए हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं।
तो यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ऐसी हैं जिनके सुनते ही ये सारी नदियाँ क्या करने लगती हैं, नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। तो जो हिमालय है उसका जो दिल है वो अपनी बेटियों के लिए पिघल रहा है और पिघलते पिघलते जो उनकी जो बूंदें इकट्ठी हुई हैं उन्हीं से ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र, मतलब ये जो दो नदियां हैं जो कहाँ जा रही हैं, सागर में प्रवाहित हो रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो ये जो दो बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनका हाथ किसको मिला है, ये कहाँ पर जा रही हैं, ये सागर में जा रही हैं। और वह सागर, वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिनको इन दोनों बेटियों का सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, मतलब उनसे मिलन हुआ है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर जो मानवीकरण किया गया है, किस तरीके से जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक संपदा है, उसका मानवीकरण किया है। यहाँ पर हिमालय को नदियों का पिता बताया गया है और मानवीकरण किया गया है यहाँ पर। और सागर को क्या बताया गया है, सागर को उनका दामाद, क्योंकि जो उनकी बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र वो वहाँ से उनके पास से निकल कर के कहाँ जा रही हैं, वो समुद्र में जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर उनको जो समुद्र है उनका दामाद कहा गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कालिदास जो हैं उनकी रचना है, तो उसमें उन्होंने अपनी रचना में यक्ष जो हैं, यक्ष से कहा था कि अपने मेघदूत से विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, मेघदूत मतलब मेघ रूपी दूत, बादलों के रूप में जो दूत हैं उनसे कहा था कि वेत्रवती यानी वेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कि जो तुम्हारी जो प्रेयसी है, जो वेत्रवती नदी है, वह तुम्हें पाकर क्या करेगी, वो तुम्हें पाकर बहुत प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। तो कालिदास की उस रचना की जो ये बात थी, क्योंकि कालिदास ने भी प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीकरण किया है, और ये कवियों की बहुत ही अलौकिक उनका अलौकिक गुण होता है कि वो प्राकृतिक सौंदर्य का इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो यहाँ पर लेखक को भी कालिदास की रचना की यह बात याद आ गई नदियों को देख करके, और उन्होंने सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। मतलब सचेतन, जो चेतना के साथ जो रूप है, सचेतन और अचेतन दो चीज़ें होती हैं। सचेतन मतलब एक्टिव मोड में जो कुछ एक्टिव रहते हैं, और अचेतन मतलब कि जो एक्टिव नहीं रहते, जो बिल्कुल शांत रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो महाकवि कालिदास हैं उनको भी क्या, नदियों का जो सचेतन रूप था, जो एक्टिव मोड था, उनको वो पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। क्योंकि अभी पहले बताया गया था कि नदियां जब निकलती हैं पहाड़ों से तो उस समय उनका जो रूप होता है वो संकुचित होता है, वह थोड़े सीमित क्षेत्र में संकुचित पतली होकर निकलती हैं, दुबली पतली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ती हैं तो उनका रूप विस्तार
क्षेत्र में हो जाता है। तो यहाँ बताया कि दोनों में क्या है, अंतर ज़रूर दिखेगा। जिसने दोनों में देखा होगा, कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र में नदियों को निकलते हुए देखा होगा और समतल क्षेत्रों में देखा होगा, तो वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। कि यहाँ पर अन्य कवि की बात हो रही है, काका कालेलकर जी की। तो उन्होंने नदियों को यहाँ पर क्या किया है, क्या कहा है, लोक माता, संसार की माता। किंतु माता बनने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्योंकि कोई भी माता सबसे पहले बेटी ही बनती है। तो यहाँ पर जो नागार्जुन जी हैं वो कह रहे हैं कि हम पहले क्या क्या कर लें, माता कहने से, कि हम नदियों को ज़्यादातर माता बोलते हैं, गंगा माता, यमुना माता। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि माता कहने से पहले इनको बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा सा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। वह क्या है, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। यहाँ पर कवि फिर से अपने मन की बात बता रहे हैं कि वो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए थे। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए थे, जो पानी सतलज नदी थी उस पर पैर लटका दिए थे। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। जो प्रगतिशील जल था, जो चेतन जल था, उसने उन पर असर डाला। क्योंकि कवि जो होता है प्रत्येक चीज़ से प्रभावित होकर कविता की रचना करता है। और तो यहाँ पर वो उससे प्रभावित हुए, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। यहाँ पर जो कवि हैं अपनी अन्य एक कविता के कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। ये इतनी सुंदर पंक्तियाँ हैं नागार्जुन जी की कि वो यहाँ पर इन पंक्तियों को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका हिंदी अनुवाद है, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे सतलुज बहन, यहाँ पर उन्होंने बहन के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है सतलुज को कि बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीलाएं हैं, तुम्हारी जो ये बहना है, तुम्हारा ये खेलना है, इसकी जय हो। ये अचरज से भरी हुई हैं, आश्चर्य से भरी हुई हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जो मैं उदास था तुम्हारी इस धारा को देख करके, इस निर्मल धारा को देख करके क्या हुआ, मेरा मन कैसा हो गया, मुदित हो गया, यानी प्रसन्न हो गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, और इस तरीके से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम पर बलिहारी होना चाहता हूँ। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो और ये तुम्हारे पिता हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और ये जो हिमालय हैं वो कैसे हैं, चिंतित हैं और चुपचाप हैं। प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो प्रकृति नटी है, प्रकृति को यहाँ पर नटी कहा गया है यहाँ पर, के चित्रित पट पर, प्रकृति का क्या है, नटी मतलब जो कला शास्त्र को जानती है, जो कलाकार है एक तरीके से, और उसके द्वारा जो चित्रित किया गया है, यानी बनाया गया है। पट मतलब जो चित्र है उस पर अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना की जा सके, उपमा मतलब तुलना ना की जा सके, अद्भुत जो आश्चर्यजनक हो, छाप हिमालय, उस हिमालय की छाप को उसने प्रस्तुत किया है, किसने, प्रकृति ने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। इसी के साथ साथ मैं अब इस पाठ का जो समाप्तिकरण हो रहा है, तो मैं भी अब इसको समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आपको इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं, जो शब्दार्थ हैं, वो PDF के द्वारा प्रदान कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ अभी कुछ अभ्यास भी हैं
तो ये प्रश्न उत्तर तो आपको दे दिए जाएंगे PDF से, तो आप उसको कर लीजिएगा। और इनकी जो अभ्यास हैं ये और ये सब इनको भी पढ़ लीजिएगा। ये फूले कदम भी इसका एक अगला पार्ट है आपका, लेकिन ये पढ़ने के लिए है सिर्फ, तो इसको आप पढ़िएगा। ये भी नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया है। फूले कदम टहनी टहनी में, कटुक सम झूले कदम, फूले कदम सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम, फूले कदम फूले कदम। तो कदम जो है एक वृक्ष होता है, तो इसको आप पढ़िएगा। ये पाठ का सारांश है, जो सारांश मतलब कंक्लूज़न जो है वो इसको भी आप पढ़िएगा और इसके बारे में जानिएगा। ठीक है, धन्यवाद।